डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में भारत में निर्वाचन आयोग का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसका निर्माण और उसका संचालन उसके नागरिकों की इच्छा से उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और जिसकी संप्रभुता उसके हर व्यक्ति में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि चुनाव व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली जो मशीनरी है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार होती है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये बात की है या ये महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता जो है उसका निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाला जो अभिकरण है उसकी निष्पक्षता पे, उसकी ईमानदारी पर उसका कितना विश्वास है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि केंद्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर आए दिन चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों के माध्यम से ही जनता अपने शासकों को, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता शासकों पर इसी चुनावों के माध्यम से नियंत्रण रखती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, इस बात से परिचित थे। इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसा संवैधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस संवैधानिक आयोग को निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को मानते हुए, स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का जो निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने ही निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एक जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जाता है जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जिन कारणों और रीतियों से हटाया जा सकता है, उसी कारणों और रीतियों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जाएगा। सन 1951 में पहली बार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और तब से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन 1989 को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। लेकिन 1990 को राष्ट्रपति ने इन चुनाव आयुक्तों को जो इनकी नियुक्ति की गई थी, इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया, जिसके साथ ही जो बहुसदस्यीय आयोग
हुआ था वो फिर वापस एक सदस्यीय हो गया। लेकिन 1993 को मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन, जो कि विवादास्पद रहे, उनके अधिकारों में कटौती करने के उससे सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की तथा साथ ही 2 अध्यादेश जारी कर आयोग के 3 सदस्यों के अधिकार समान कर दिए। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया गया और जिसमें सदस्यों के अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर हो गए। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिनकी सेवा शर्तें अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के माध्यम से चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को पुनः परिभाषित करते हुए उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष रखा गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अध्यादेश द्वारा चुनाव आयुक्तों का कार्यालय 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के बजाय 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु भी 65 वर्ष है। एक और अन्य संशोधन किया गया जिसके द्वारा चुनाव आयुक्तों का वेतन भी मुख्य चुनाव आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दिया गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस अध्यादेश के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो स्थिति है अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समकक्ष हो गई है। अब ये निर्वाचन आयोग का औपचारिक अध्यक्ष बनकर रह गया और उसे बहुमत से अथवा सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया विकसित करनी पड़ी या सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकास हुआ है। चुनाव आयोग के अगर कार्यों पर देखें तो इसके कई जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। चुनाव आयोग का जो सर्वप्रथम कार्य है वो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होता है। संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया हुआ है। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त इनमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। जनता के द्वारा व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप से आयोग के सम्मुख सुझाव या आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं जिन पर खुली बैठकों में विचार आवश्यक माना जाता है। इसके उपरांत ही आयोग सीमांकन आदेश की घोषणा करता है जो कि अंतिम होता है तथा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। जो आयोग का सेकंड कार्य है वो है मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती हैं और इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। नंबर 3 जो कार्य है वो है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। इस संबंध में आयोग के द्वारा कोई आधार निश्चित किया जा सकता है और चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के आधार में समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग का जो 4th कार्य है इसके बाद कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आयोग मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं उनको उनके जो आरक्षित रिजर्व चुनाव चिन्ह है वो प्रदान करता है और भारत के संदर्भ में देखें तो ये आयोग का जो ये कार्य है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर 2 राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या हो जाए तो उस स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और न्यायिक ढंग से विवाद का निपटारा करेगा। इस संबंध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। चुनाव आयोग के पास अर्ध न्यायिक कार्य भी है
कि संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्धन्यायिक कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें 2 उल्लेखनीय हैं कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है, और वहीं राज्यपाल को 192 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके संबंध में यह अधिकार दिया हुआ है। कुछ अन्य कार्य भी हैं, वो अन्य कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। नंबर 2, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना। नेक्स्ट जो कार्य है इसमें उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले जो चुनावों में व्यय है उसकी कुल राशि को निश्चित करना। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इन सब के अतिरिक्त भी आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। चूंकि भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भांति ही कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित कर सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। वो जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण जो है संविधान ने किया है, मतलब कार्यपालिका या संसद द्वारा नहीं किया हुआ है। नंबर 2, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का जो दर्जा है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। उनकी सेवानिवृत्ति कार्यकाल के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो कर दी गई है। अतः कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी जो हैं वो अपने जो कार्य हैं उनको निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकें, बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकें, इसके लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया हुआ है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के संबंध में देखें तो अभी तक भारत में लोकसभा के 17 आम चुनाव संपन्न हुए हैं और आयोग के चुनौतीपूर्ण कार्य को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से लेकर निर्वाचन अधिनिर्णय तक के कार्यों को चुनाव आयोग ने सामान्यतः रूप से कार्यकुशलता, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ संपन्न किया है। राज्य और जिला स्तर पर निर्वाचन तंत्र की बात करें तो समूचे पूरे देश में निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों को व्यवहार में पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन तंत्र का निर्माण करना होता है। राज्य या संघ शासित प्रदेश स्तर पर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो कि उस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में चुनाव संबंधी समस्त कार्यों का निर्वाह करता है। उसकी नियुक्ति राज्य या संबंधित संघ शासित प्रदेश की सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग करता है। व्यवहार में निर्वाचन आयोग इस पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए संबंधित राज्य
या संघ शासित प्रदेश की सरकार से अधिकारियों का एक पैनल मंगवाता है और उसी पैनल में से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। वैसे ही यह राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए राज्य स्तर पर संयुक्त, उप तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति उसके द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य अथवा संघ प्रशासित प्रदेश में निर्वाचन तंत्र का आधार होता है। राज्य में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचक सूचियों के निर्माण और निर्वाचनों के संचालन के लिए वही उत्तरदायी होता है। जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधी कार्यों का निर्वाह अपने अन्य कर्तव्यों के साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ये पद जिला कलेक्टर को ही दिया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में निर्वाचन से संबंधित कार्यों में समन्वय लाता है। जिले में चुनाव के लिए आवश्यक सामान क्रय करवाने, मतदान केंद्र दल की नियुक्ति करने, चुनाव एवं पंजीयन से संबंधित कार्यों पर नियंत्रण रखने आदि का दायित्व उसी का होता है। उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करना होता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन पंजीयन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। प्राय एसडीओ या बड़ी नगरपालिकाओं के कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कार्य का अधीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर को तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एसडीओ को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर के जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार हैं: नामांकन पत्रों को स्वीकार करना, उनकी जांच करना, मतों की गिनती करना तथा चुनाव परिणामों की घोषणा करना। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी मतदान स्थलों पर जाकर व्यवहार में चुनाव कार्य संपन्न करवाते हैं। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो केंद्र एवं राज्य सरकारें निर्वाचन आयोग की मांग पर अपने कर्मचारियों को चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाती है। निर्वाचन संबंधी कार्य करते समय ये कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक उठाए गए सकारात्मक कदमों से, सकारात्मक प्रयासों से निश्चित रूप से भारत में निर्वाचन प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बन गई है। यही कारण है कि निर्वाचनों के संचालन में भारत का निर्वाचन आयोग संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ संगठन माना जाने लगा है। थैंक यू।